हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हम वीडियो डिस्कस कर रहे हैं वो क्लास 12 की जो हमारी सेकंड बुक है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्र भारत की जो राजनीति है उसका हम पांचवा लेक्चर, जो पांचवा चैप्टर है हमारा, वो डिस्कस कर रहे हैं। चैलेंज टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। आज हमारा लास्ट लेक्चर रहने वाला है। ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग में हमने 3 लेक्चर डिस्कस कर लिया था। इन 3 लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो क्या क्या डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था इलेक्शंस इन इंडिया, भारत के अंदर जो इलेक्शंस हुआ था उसके रिगार्डिंग में हमने फर्स्ट जनरल इलेक्शंस 1952 का डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट इलेक्शंस हुआ था उसके क्या परिणाम निकल कर के आए थे, जिसमें हमारे जो पहले इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बने थे वो कौन बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद हमने सेकेंड जनरल इलेक्शंस के बारे में डिस्कस किया था, जो कि हर 5 साल में हमारी कंट्री में जो इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, तो इसलिए 1952 के बाद हमने 1957 का जो सेकेंड जनरल इलेक्शन था उसके बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने थर्ड जनरल इलेक्शंस के बारे में डिस्कस किया था 1962, और इसमें आपको याद होगा इसमें हमने एक वॉर के बारे में डिस्कस किया था जो कि इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कांग्रेस का जो डोमेन्स था, यानी कि जो कांग्रेस का प्रभुत्व था, और जो नेचर ऑफ द कांग्रेस डोमेन्स था, यानी कि जो कांग्रेस के डोमेन्स प्रभुत्व का जो प्राकृतिक था उसको डिस्कस किया था। अब ये देखिए, जब हमने डोमेन्स के बारे में डिस्कस किया था तो चाइना, क्यूबा या हम म्यांमार जैसे देश की बात करते हैं, तो इससे हमारे देश की जो कंडीशंस थी वो अलग थे। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में शुरुआती दौर पे एक पार्टी का डोमेन्स तो देखने को मिल रहा था, बट अलग इसलिए था क्योंकि लोगों के द्वारा वो लीडर पार्टीज चुने जा रहे थे। रिपीटली जो एक पार्टी का जो डोमेन्स देखने को मिल रहा था वो किस कारण से था, इलेक्टेड की वजह से था। यानी कि एक ही पार्टी को बार बार किसके द्वारा जीता चुना जा रहा था, पब्लिक के द्वारा चुना जा रहा था। इसलिए क्यूबा हो गया, म्यांमार हो गया, चाइना हो गया, इनकी केस से हमारे देश का केस अलग था। फिर हमने इस लेक्चर सेकंड में डिस्कस किया था जब जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई थी, उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी के सामने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम निकल करके आया था कि अगला जो प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है वो कौन संभालेंगे। तो उसमें लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम आया था। तो हमने फिर लाल बहादुर शास्त्री के बारे में डिस्कस किया था। कौन थे लाल बहादुर शास्त्री, ये हमने लेक्चर 2 में डिस्कस किया था। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि क्यों आखिर लाल बहादुर शास्त्री को दूसरे प्राइम मिनिस्टर के लिए चुना गया था। फिर उन्हीं के ड्यूरेशंस में जो इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था 1965 में, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर जब लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई थी ताशकंद के अंदर, तब उस टाइम पे फिर कांग्रेस पार्टी के सामने ये दोबारा से वही यही चैलेंज निकल करके आया कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। तो उस टाइम कांग्रेस पार्टी के पास दो लीडर्स के नाम थे। एक का नाम था इंदिरा गांधी और दूसरे लीडर थे मोनार्जी देसाई। इंदिरा गांधी मिनिस्टर रह चुकी थी, इनके पास प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पे रिगार्डिंग में किसी भी तरीके का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। जो मोरारजी देसाई थे उस टाइम पे महाराष्ट्र के सीएम भी रह चुके थे। तो ऐसे कौन सा मेन कारण था जो हमने डिस्कस किया था कि इंदिरा गांधी को ही अगला प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो थर्ड प्राइम मिनिस्टर है वो इंदिरा गांधी को चुना गया था, वो कौन से मेन कारण थे, इसको भी हमने लेक्चर 2 में डिस्कस किया था। फिर लेक्चर थर्ड में हमने डिस्कस किया था फोर्थ जनरल इलेक्शंस के बारे में, जो कि 1967 में हुआ था। फिर देखिए फोर्थ जनरल इलेक्शंस के बीच में क्या था, कांग्रेस और जो इंदिरा गांधी के बीच में क्या थी, अनबन स्टार्ट थी। फोर्थ जनरल इलेक्शंस के बारे में भी हमने डिस्कस किया ही था। तो देखिए ये जो इंदिरा गांधी और जो कांग्रेस के लीडर्स के बीच में जो अनबन चल रही थी, जो मनमुटाव चल रहा था, वो कब सामने निकल करके आता है, 1969 में, जब प्रेसिडेंटल इलेक्शन होता है। यानी कि जब देश में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है और कांग्रेस क्या है, दो रीजन में डिवाइड हो जाती है, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ। और प्रेसिडेंटल इलेक्शंस की क्या रिजल्ट निकल करके आया था इसको भी डिस्कस किया था। और उसके बाद क्या हो गया था, कांग्रेस पार्टी का पार्टीशन हो गया था। अब देखिए जो अगर हम रिजल्ट की बात करते हैं, जो हमने लेक्चर थर्ड में डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको दो लीडर्स के नाम बताए थे। आपको ये बताना है कि जो पीवी गिरी है वो इंदिरा गांधी के द्वारा किसके अपोजिशन में खड़ा किया था प्रेसिडेंटल इलेक्शंस में, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आज हम क्या डिस्कस करेंगे, जो हमारा लेक्चर 4 होगा, लेक्चर 4 में हम
फिफ्थ जनरल इलेक्शंस जो कि 1971 में हुआ था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम इलेक्शंस के क्या रिजल्ट निकल करके आया था, रीजन क्या था कि कांग्रेस आर जीत गई थी। आपको याद होगा कि कांग्रेस आर किसकी पार्टी थी, इंदिरा गांधी की पार्टी थी, और जो इंदिरा गांधी के सपोर्टर लीडर्स थे उनकी पार्टी थी कांग्रेस आर। फिर हम देखेंगे कि फिर से किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का रिस्टोरेशन हुआ था, यानी कि पूर्ण स्थापन हुआ था। इसमें हम अदर की इस पॉइंट के बारे में बात करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे आखिर क्यों 1960 के दशक को एक खतरनाक दशक कहा जाता है। यानी कि आज हमारा जो लेक्चर 5 है, सॉरी जो चैप्टर 5 है हमारा, वो आज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के जो मेन टॉपिक्स हैं, जो आज के टॉपिक्स में हमें डिस्कस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन। अब देखिए हम बात करते हैं किसके बारे में, फिफ्थ जनरल इलेक्शंस कमीशन, मतलब फिफ्थ जनरल इलेक्शंस के बारे में। तो जो फिफ्थ जनरल इलेक्शंस हुआ था वो हुआ था फरवरी 1971 में। अब देखिए फरवरी 1971 में फिफ्थ जनरल इलेक्शंस क्यों हुआ था, क्योंकि इंदिरा गांधी के द्वारा 1970 में एक हिस्टोरिक, यानी कि एक काफी ज्यादा कह सकते हो कि एक मतलब इस टाइप का डिसीजन लिया गया था जिसको लेने के लिए काफी मजबूत, यानी कि एक कह सकते हैं कि काफी हार्ड डिसीजन लिया था कि जो भी उन जो कांग्रेस पार्टी ने जिस पार्टी के सपोर्ट के साथ अपनी सेंट्रल पे गवर्नमेंट बनाई थी, यानी कि कौन कौन सी थी, डीएमके और कौन सा था हमारा सीपीआई एंड सीपीआई। इन दोनों के सपोर्ट से जो इंदिरा गांधी के द्वारा सेंट्रल में गवर्नमेंट बनाई गई थी, तो इंदिरा गांधी के द्वारा डिसीजन लिया गया कि वो सपोर्ट वाली गवर्नमेंट को क्या कर देंगे, गिरा देंगे। तो ये काफी ज्यादा क्या था, कहा जाता है कि ये काफी ज्यादा साहसी निर्णय था कि इंदिरा गांधी के द्वारा डिसाइड किया गया था कि वो 1970 में क्या करेंगे, सपोर्ट वाली गवर्नमेंट को वो गिरा देंगे। तो जिसके वजह से फिफ्थ जो जनरल इलेक्शन हमें देखने को मिला था, कब मिला था, 1971 में। और इसी बीच में हमारा इंडिया और पाकिस्तान के साथ एक और वॉर होता है। किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, जिसमें क्या है, बांग्लादेश क्या है, एक नया देश निकल करके आता है, जिसमें हमने 93 पाकिस्तानी सोल्जर्स को क्या कर दिया था, सिलेंडर करवा दिया था, घुटनों पे बिठा दिया था। ये हमारे लिए एक लेजेंडरी वॉर जीती थी, आज भी हम इसको याद करते हैं। और पाकिस्तान आज भी, आज के टाइम पे क्या करता है, पाकिस्तान इस डाटा को चेंज करके अपने नंबर घटाते रहता है कि 93 सोल्जर्स नहीं थे, 35 सोल्जर्स थे, 20,000 सोल्जर्स थे, तो वो उनका अपना मैटर, वो अपना जानेंगे। लेकिन रियलिटी ये था कि हमारे सोल्जर्स के द्वारा, हमारी आर्मीज के द्वारा पाकिस्तान के 93 सोल्जर्स को क्या किया गया था, आत्मसमर्पण करा दिया था। और बांग्लादेश जो कि 1971 से पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, 1971 के बाद वो क्या बन गया, बांग्लादेश एक नया नेशन बन गया। और जिसको सबसे पहले किसके द्वारा रिओर्गेनाइज किया गया था, माना गया था कि भूटान एक नया देश है, तो सॉरी बांग्लादेश एक नया देश है तो भूटान के द्वारा। और दूसरे नंबर पे हमारे देश ने रिओर्गेनाइज कर दिया था कि भूटान अब एक क्या है, न्यू इंडिपेंडेंस नेशन है। तो देखिए 1971 में क्या था, हमारा जो फिफ्थ जनरल इलेक्शन हुआ था, अगर हम उसकी बात करते हैं तो इसकी जो रिजल्ट निकल करके आए थे वो पूरी, जितने भी जो लोग थे उनको सबको चौंका दिया था। अब देखिए क्यों, जो हमारा फिफ्थ जनरल इलेक्शन हुआ था वो दो लोगों के बीच में था, एक साइड था हमारा कांग्रेस ओ और दूसरे साइड था हमारा कांग्रेस आर। तो इन दोनों के बीच में यानी कि जो कांग्रेस ओ था वो ओल्ड लीडर्स थे, यानी कि जिसे हम सिंडिकेट कह सकते थे। और कांग्रेस आर जो थी वो इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी के सपोर्टर वाले पार्टी के लोग, मेंबर के लोग थे। तो जो फिफ्थ जनरल इलेक्शन हुआ था वो इन दोनों के बीच में हुआ था। फिर देखिए जैसे ही इसका रिजल्ट निकल करके आया तो इसमें क्या हुआ था कि सारे लोग जो थे वो क्या रह गए थे, आश्चर्य रह गए थे, क्योंकि इसके रिजल्ट में क्या था कि इंदिरा गांधी की जो पार्टी थी, यानी कि जो कांग्रेस आर थी, वो क्या थी, जीत गई थी चुनाव। इससे पहले एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जितने भी जो नॉन कांग्रेस थे, नॉन कांग्रेस, उनके द्वारा क्या बनाया गया, एक महागठबंधन बनाया गया था। किसके अगेंस्ट में, इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में, यानी कि कांग्रेस आर के अगेंस्ट में, जिसे क्या कहा गया था, कोalitions ग्रैंड कहा गया। क्या कहा गया, कोalition ग्रैंड।
यानी कि महागठबंधन। तो ये जो महान गठबंधन था वो किसके अगेंस्ट में बनाया गया था? इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में बनाया गया था 5th जनरल इलेक्शन में। अब देखिए जो हमारा पांचवा जो इलेक्शंस था उसमें जो अपोजिशन थे, या बात करते हैं इंदिरा गांधी, इन दोनों के स्लोगन भी चेंज थे। जहां पे अपोजिशंस कह रही थी इंदिरा गेव, देखिए इंदिरा गांधी के द्वारा जो स्लोगन दिया गया था वो कौन सा दिया गया था? गरीबी हटाओ। क्या दिया गया था? गरीबी हटाओ, हटाओ। और वहीं पे जो अपोजिशंस थी उनके द्वारा क्या नारा दिया गया था? इंदिरा हटाओ। अपोजिशन गेव द स्लोगन, क्या दिया था? इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ। तो ये स्लोगन्स दिए गए थे किसमें? 5th जनरल इलेक्शंस में। अब बात करते हैं इसके क्या रिजल्ट निकल करके आए थे। सॉरी, हाँ, अब देखिए अगर हम इसके रिजल्ट की बात करते हैं, रिस्टोरेशन ऑफ गवर्नमेंट, एक मिनट फ्रेंड्स, चलिए देखिए यहीं पे हम इसके रिजल्ट की बात कर लेते हैं, वो वाला पॉइंट्स इसमें शायद ऐड नहीं हुआ था। अब देखिए अगर हम इसके रिजल्ट की बात करते हैं, यानी कि क्या परिणाम निकल करके आए, तो इसमें अगर हम रिजल्ट की बात करते हैं तो पूरी कंट्री में जब इलेक्शंस हुआ था तो इलेक्शंस के जो रिजल्ट था पूरी देश में क्या है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्या लगा था? आश्चर्य लगा था। यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो जो लोग थे वो क्या हो गए थे? शॉक हो गए थे। क्यों? क्योंकि इसमें जो कांग्रेस आर थी, कांग्रेस आर, यानी कि जो इंदिरा गांधी की जो पार्टी थी वो क्या करती हैं, उनके अगेंस्ट में जितने भी जो सीपीआई थे उनके द्वारा जो अलायंस बनाए जाते हैं उनसे क्या है, मैक्सिमम सीट मिली थी किसको? कांग्रेस आर को। यानी कि आप ये समझिए जहां पे अलायंस ने टोटल, अलायंस को जहां पे टोटल 375 सीट्स मिली थी, यानी कि देखिए ये जो अलायंस थी ये महागठबंधन की बात की जा रही है, जहां पे ये जो महागठबंधन किया गया था जिसमें 300 टोटल 335 जो सीट्स मिली थी, वहीं पे जो कांग्रेस आर था हमारा, कांग्रेस आर, उसको टोटल कितनी सीट मिलती है? अकेले ही उसको सीट मिलती है 352, 352 सीट्स। फिर अगर बात करें तो जो कांग्रेस ओ था, और अगर हम ग्रैंड अलायंस की बात करते हैं तो वो कंप्लीटली क्या था? एक दूसरे के बीच में काफी ज्यादा, फिर बात करते हैं, वाइप्ड आउट था। चाहे हम आर और कांग्रेस आर और ग्रैंड अलायंस के बीच की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कांग्रेस आर वर्सेस जो हमारा ग्रैंड अलायंस था, यानी कि जो महागठबंधन था। इनके बीच के अगर हम गैप की बात करते तो वो काफी ज्यादा क्या था? वाइप्ड गैप था। तो यानी कि कांग्रेस आर के कंपेयर में कांग्रेस जो ग्रैंड अलायंस थे उनको सीट बहुत ही कम मिल पाई थी, लेकिन जो बहुमत कांग्रेस आर को मिली थी। जहां पे कांग्रेस ओ की बात करते हैं, कांग्रेस ओ, कांग्रेस ओ को कितनी सीट मिली थी? मात्र 16 सीटें ही जीती थी, वो भी कब? कोalitions के बाद। लेकिन वहीं पे अगर देखिए जो कांग्रेस ओ था उसको कितनी? 16 सीट मिली थी, और जो ग्रैंड अलायंस था उसको कितनी सीटें मिली थी? 40 सीटें ही मिली थी। तो इस वजह से क्या था, जो कांग्रेस आर थी, यानी कि जो इंदिरा गांधी की जो सरकार थी वो क्या हो जाती है, यानी कि जो कांग्रेस आर था हमारा वो क्या होता है? कम बैक हो जाता है। यानी कि दोबारा से वो क्या करती है? अपनी उसी स्थिति में आती है जिस स्थिति में वो 1962 के ड्यूरेशन में थी या 1961 के ड्यूरेशन में थी। अब देखिए अगर हम बात करते हैं कांग्रेस के जीतने के क्या कारण थे, यहाँ पे आप अगला पॉइंट लिख सकते हैं इसी में कि रीजन ऑफ द विक्टोरी ऑफ द कांग्रेस आर, ऑफ कांग्रेस
आर, यानी कि कांग्रेस आर के जीतने के क्या कारण थे। अब देखिए, अगर हम कांग्रेस आर के जीतने के कारण की बात करें तो सबसे पहले क्या किया गया था, 14 बैंक्स को क्या कर दिया गया था, नेशनलाइज कर दिया गया था, यानी कि राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। फिर दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो उनके द्वारा क्या किया गया था, जो प्रीवी जो पर्स था उसको क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। फिर तीसरे पॉइंट की बात करें तो प्रमोट किया गया था किसको, लैंड रिफॉर्म को, लैंड रिफॉर्म्स। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें पॉलिसीज बनाई जा रही थी, यानी कि मेड पॉलिसीज फॉर द बेनिफिट फॉर द ऑफ द पुअर इन कंट्री, यानी कि देश के अंदर जो गरीब लोग थे उनके लिए क्या बनाए जा रहे थे, उनके बेनिफिशियल के लिए क्या बनाए जा रहे थे, पॉलिसीज बनाने स्टार्ट किए गए थे। फिर बात करते हैं इसमें जो सोशलिस्ट पॉलिटिक्स था उसको भी एक्सेप्ट किया गया था, यानी कि अगर हम बात करते हैं उसको भी बढ़ावा मिला था, सोशलिस्ट पॉलिसीज यानी कि जो समाजवादी नीतियां थी। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें यानी कि रिमूव प्रॉपर्टी, यानी कि जो रिमूव प्रॉपर्टी का यानी कि गरीब गरीब हटाओ का जो स्लोगन दिया गया था, यानी कि जो नारा दिया गया था, वो भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है कांग्रेस आर को जिताने के लिए। फिर बात करते हैं, अगला जो पॉइंट था वो क्या था, पॉपुलरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि जो इंदिरा गांधी की जो क्या थी, लोकप्रियता थी, उसने भी काफी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था कांग्रेस आर को जिताने के लिए, इंदिरा गांधी। तो ये इन कारणों की वजह से क्या है कि कांग्रेस आर जो थी वो 5th जनरल इलेक्शंस में क्या है, आराम से जीत करके आती है, और जैसा 1961 का जो ड्यूरेशन था उसी तरीके से वो क्या करती है, कम बैक करती है कांग्रेस पार्टी। तो इस तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि कांग्रेस पार्टी का जो रिस्टोरेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए, अगर हम रिस्टोरेशंस की बात करते हैं, रिस्टोरेशंस का मतलब होता है यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण स्थापन, या आप रिस्टोरेशंस कह सकते हो इंग्लिश में। रिस्टोरेशंस का मतलब होता है कि जैसी उसकी स्थिति थी, यानी कि जैसा उसके पहले की सिचुएशन थी, दोबारा से उस सिचुएशंस पे कम बैक आना, यानी कि दोबारा से उस सिचुएशंस पे दोबारा से स्थापित होना, उसे हम कहते हैं रिस्टोरेशन। यानी कि देखिए 1967 में अगर हम बात करते हैं तो देखिए 1967 में क्या थी, कांग्रेस की हालत काफी ज्यादा खराब थी। तो 1971 में क्या था कि कांग्रेस दोबारा से क्या करती है, कम बैक करती है, जैसे वो पहले की कंडीशंस में थी, शुरुआती की कंडीशंस में थी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कांग्रेस था उसका क्या हुआ था, फिर से रिस्टोरेशन हुआ था। अब देखिए, अगर हम इंदिरा गांधी के अंडर में बात करते हैं तो जो कांग्रेस है वो क्या हुआ था, दोबारा कम बैक हुआ था। और जो ओल्ड पोजीशंस थे, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो ओल्ड पोजीशंस था, ये जो हम बात करते हैं हमारा पहले वाले पोजीशंस पे क्या थी, जो कांग्रेस आर थी, यानी कि इंदिरा गांधी के लीडरशिप के अंदर में कांग्रेस आर फिर से, यानी कि कांग्रेस दोबारा से उस स्थिति में आ जाती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस का फिर से पूर्ण स्थापन हुआ था, यानी कि रिस्टोरेशन हुआ था। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, फीचर्स ऑफ द रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस। तो देखिए, इसमें क्या था कि इंदिरा गांधी की लोकप्रियता काफी ज्यादा थी, यानी कि डिपेंड्स ऑन इंदिरा गांधी पॉपुलरिटी। फिर अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो जो एलिमिनेशंस थे, यानी कि जो डिफरेंट जो फैक्टर्स थे प्रेजेंट पार्टीज के, उसके बारे में।
एलिमिनेशन ऑफ डिफरेंट फ्रैक्शंस इन द पार्टी। थर्ड पॉइंट की बात करें, इसमें देखने को मिलेगा सोशलिस्ट आइडियोलॉजी यानी कि समाजवादी विचारधारा, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट जो देखें, वेलफेयर फॉर द पुअर स्कीम, यानी कि पुअर लोगों के द्वारा क्या, पुअर लोगों के लिए क्या था, वेलफेयर स्कीम्स बनाए जा रहे थे, यानी कि जो पुअर से गरीबी है वो क्या था, इसमें मेन टॉपिक था या मेन इशू था। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, मोर ऑर्गेनाइजेशंस एंड पावरफुल एवर, एंड पावरफुल देन एवर। तो ये फीचर्स थे, आपको देखने को मिलेगा किसके बारे में, रिस्टोरेशन के बारे में। अब बात करते हैं हम अदर कीज के बारे में। अब देखिए अदर कीज में हम 3 पॉइंट की बात करेंगे। अब देखिए अदर पॉइंट पे हम सबसे पहले समझते हैं सिंडिकेट किसे कहते हैं। देखिए सिंडिकेट का मतलब था कि द ग्रुप ऑफ बिग लीडर्स प्रेजेंट इनसाइड द कांग्रेस वाज कॉल्ड सिंडिकेट, यानी कि इसका मतलब है कि जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जितने भी जो ओल्ड लीडर थे, जो ओल्ड लीडर्स थे, उनको क्या कहा जाता था, सिंडिकेट कहा जाता था। ये चीज भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, नहीं क्या कहा जाता था, सिंडिकेट। अब देखिए डिफेक्शन किसे कहते हैं, डिफेक्शन जिसे हम हिंदी में कहते हैं भंग करना। देखिए डिफेक्शंस का मतलब होता है कि देखिए किसी सिचुएशंस में जब कोई लीडर किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह से इलेक्शंस लड़ता है और वो इलेक्शंस जीत भी जाता है और जीतने के बाद वो किसी दूसरे पार्टी में शामिल हो जाता है, तब उसे हम कहते हैं डिफेक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझिए, मान लीजिए एक एक्स पर्सन है जो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से वो क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शंस लड़ता है और वो इलेक्शंस जीतने के बाद किस में जाके मिल जाता है, वही एक्स पर्सन मान लीजिए आम आदमी पार्टी के में जाकर के मिल जाता है। तो ये जो अपना पार्टी जो दल बदल कर रहा है, यानी कि जो पार्टी अपना एक पार्टी छोड़ करके दूसरे पार्टी में जो जाके मिल रहा है जीतने इलेक्शंस जीतने के बाद, उसे हम कहते हैं डिफेक्शन। इसमें आप आयाराम गयाराम के बारे में भी पढ़ोगे, तो बुक में यानी कि बुक में आपको मिल जाएगा एक छोटे से, यानी कि सोर्स के फॉर्म में साइड में जो कॉलम्स में बने हुए रहते हैं उसमें आयाराम गयाराम के बारे में मेंशन है। आप वहां से भी पढ़ सकते हो कि आयाराम गयाराम कौन था जिसने एक ही दिन में 3 बार अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बदल ली थी। तो मान लीजिए ये तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने समझा दिया कि डिफेक्शंस किसे कहते हैं, जब कोई लीडर किसी भी इलेक्शंस यानी कि किसी भी पार्टीज के चुनाव चिन्ह से यानी कि सिंबल से वो इलेक्शंस लड़ता है, जीतने के बाद वो अपनी पार्टी चेंज कर लेता है, दूसरे पार्टी में जाके मिल जाता है, तो उसी को कहते हैं हम डिफेक्शन। अब बात करते हैं अलायंस, जिसे हम कहते हैं गठबंधन। अब देखिए गठबंधन एक ऐसी सिचुएशंस होती है जिसमें टू या मोर देन टू और मोर देन पार्टी, जब दो या दो से ज्यादा पार्टी क्या करती है, मिल करके अपना एक ग्रुप बनाती है, तो उसे हम कहते हैं गठबंधन। यानी कि देखिए ऐसी सिचुएशन जब दो या दो से ज्यादा पार्टी में एक दूसरे के साथ मिलकर के क्या करती है, गवर्नमेंट बनाते हैं। सॉरी यहाँ पे मैंने ग्रुप लिख दिया, ग्रुप की जगह पे होगा आपका गवर्नमेंट, तो उसे हम कहते हैं गठबंधन। तो ये गठबंधन हमें किस सिचुएशंस में देखती है, जब किसी भी पार्टी को मेजोरिटी में जब सीट नहीं मिल पाती है, तब क्या करती है, अलग अलग पार्टी अपनी गठबंधन बना करके क्या करती है, गवर्नमेंट बनाती है, जिसे हम कहते हैं गठबंधन की सरकार। तो फ्रेंड्स आपको अलायंस भी समझ में आ गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक।
अब देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है और इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है कि ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से जो 1960 का जो डेकेड है यानी कि जो दशक है वो एक खतरनाक दशक कहा जाता है। तो इसके बहुत से कारण थे। पहला क्या था, अगर हम 1960 की बात करते हैं तो इसमें क्या था, इंडिया के सामने हमारे सामने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे। प्रॉब्लम्स में क्या क्या था, अगर हम मेन प्रॉब्लम्स की बात करते हैं इसी डेकेड में यानी कि 1960 के ही डेकेड में क्या था, हमें दो बार वॉर का सामना करना पड़ता है, एक 1962 में और एक 1965 में। 1962 में चाइना के साथ और 1965 में पाकिस्तान के साथ। एक तो पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण डेथ ऑफ टू लीडर्स, डेथ ऑफ टू पावरफुल लीडर्स, पावरफुल लीडर्स यानी कि इसमें कौन से दो लीडर्स की डेथ हुई थी, एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। फिर बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम था, ये था हमारे पास दूसरा कारण, ये था हमारा पहला। और तीसरा कारण क्या था, इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस यानी कि आर्थिक संकट। अब देखिए इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें तो इसमें हमारे पास फूड क्राइसिस था। फूड क्राइसिस क्यों था, क्योंकि देखिए एक तो हम दो बार ऑलरेडी वॉर लड़ चुके थे, हमारा जो ज़्यादातर बजट था वो डिफेंस में जाने लगा था यानी कि मिलिट्री पे खर्च होने लगा था। बहुत से स्टेट में यानी कि उस टाइम पे हमारी जो एग्रीकल्चर थी वो किस पे डिपेंड थी, मानसून पे। तो बहुत से स्टेट में मानसून खराब होने की वजह से क्या है, फूड की शॉर्टेज पड़ जाती है, जिसकी वजह से क्या है फूड क्राइसिस देखने को मिलता है। फिर अगर हम इसी में बात करें तो हमारे पास क्या था कि जो फॉरेन एक्सचेंज थे उसकी क्या थी, काफ़ी ज़्यादा कमी हो रही थी, डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज। और फिर अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें तो जो हमारे जो आधा से ज़्यादा जो रिसोर्सेज खर्च हो रहे थे वो किस पे हो रहे थे, मिलिट्री पे। यानी कि जो हमारा मिलिट्री का बजट था वो काफ़ी ज़्यादा क्या था, बढ़ चुका था, मिलिट्री स्पेंडिंग। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली थी कब, 1960 के दशक में। इसी वजह से क्या है 1960 का जो डेकेड है वो कहा जाता है एक खतरनाक दशक। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था। अब हमारा जो चैप्टर 5 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम एम लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर 27 है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि है जुडिशियल रिव्यू। उसके बाद जैसे ही हमारा जुडिशियल रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद हम क्लास 12 की जो सेकंड बुक है जो अभी डिस्कस कर रहे हैं उसका हम चैप्टर 6 डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से जो हमारा पैरेलल में बुक है एक साथ हम एम लक्ष्मीकांत चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एनसीईआरटी का एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद दोबारा हम एम लक्ष्मीकांत डिस्कस कर रहे हैं। और अगर हम वीकेंड की बात करें, ये तो वीकडे की बात हो गई, अगर हम वीकेंड की बात करें तो वीकेंड में हम 27 ईयर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं एज ए टेस्ट की तरीके से, जिससे एक प्रॉपरली आइडिया यानी कि जो मिलता है कि किस पैटर्न में सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन सा टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो कि हमारा यूनिट वाइज डिवाइडेड है, जिसमें से हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिया जो कि था हमारा हिस्ट्री में हमने एशियंट, मिडिवल, मॉडर्न और इंडियन नेशनल मूवमेंट ये सारे डिस्कस कर लिया। ये सारी वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट पे अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक की भी एनसीईआरटी हमने कंप्लीट कर ली, 11 तक की एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है। अभी हम 12th क्लास की चल रहे हैं जो अभी हमारा टू बी कंटिन्यू है। फिर जैसे अभी हमारा जो अगर हम 27 ईयर प्रीवियस ईयर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर की बात करें तो अभी हमारा पॉलिटी का सेक्शन चल रहा है। नेक्स्ट ये जो संडे आ रहा है अभी इसमें हम पब्लिक जो पॉलिसी है उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हम जो वीडियो डिस्कस कर रहे हैं उसमें आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं होगा। यदि कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो यानी कि जो अगला लेक्चर होगा उससे पहले हम अपने डाउट को डिस्कस करेंगे, डाउट क्लियर करेंगे, तब हम अपने आगे के
टॉपिक को कंटिन्यू करते जाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं मॉर्निंग के करंट अफेयर की वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।